नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही रोमांचक 3D जर्नी पर चलने वाले हैं। हम भारतीय उपमहाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद एक बेहद प्राचीन और विविधताओं से भरे भूभाग की गहराई में उतरेंगे। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत के हृदय की। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरे इलाके को समझने के लिए जरा इस 3D रिलीफ मैप पर नजर डालिए। ये कोई आम नक्शा नहीं है। इसमें आप गहरी नदी घाटियों, हरे भरे जंगलों और ऊंचे पठारों को एकदम साफ साफ देख सकते हैं। ये मैप हमें इस विशाल जमीन के वैज्ञानिक विभाजनों को, यानी ये असल में कैसे बटा हुआ है, ये समझने में बहुत मदद करेगा। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम क्लियर है। सबसे पहले हम एक बेसिक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर राज्य के 3 बड़े विभाजनों को देखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा और जूम इन करके 7 छोटे विभाजनों की बात करेंगे, यहाँ के एक्सट्रीम मौसम को समझेंगे और आखिर में इसके ऐतिहासिक संदर्भ पर भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, इसका भौगोलिक परिचय और इसकी प्राचीन उत्पत्ति। आइए समय में लाखों साल पीछे चलते हैं और इस जमीन की जड़ों को टटोलते हैं। अगर हम इसे एक ग्लोबल स्केल पर देखें तो यह पृथ्वी की सबसे पुरानी जमीनों में से एक गोंडवाना लैंड का मुख्य हिस्सा है। एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि यह क्षेत्र समुद्र से काफी दूर है, 3 तरफ से जमीन से घिरा है, यानी पूरी तरह से एक लैंडलॉक स्थिति में है। असल में यह विशाल दक्कन के पठार का बिल्कुल उत्तरी सिरा है। अब चूंकि हम बार बार पठार या प्लेट्यू शब्द सुन रहे हैं, तो ये असल में होता क्या है? एकदम आसान भाषा में समझे तो पठार एक ऐसा उभरा हुआ भूभाग है जो पहाड़ों की तरह नुकीला नहीं होता, बल्कि ऊपर से बिल्कुल सपाट और समतल होता है। अगर हम इस इलाके की बात करें तो इन पठारों की औसत ऊंचाई करीब 400 से 600 मीटर के आसपास होती है। पठारों की इस बेसिक समझ के बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि भारत सरकार आधिकारिक तौर पर इस विशाल भूभाग को कैसे बांटती है। ऑफिशियल तौर पर यह पूरा राज्य मुख्य रूप से 3 बड़े हिस्सों में बंटा हुआ है। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, जो इतना विशाल है कि अकेले ही राज्य का 2/3 हिस्सा कवर कर लेता है। दूसरा है सतपुड़ा मेकल श्रेणी, जो दक्षिण में एक आधे चांद यानी अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है। और तीसरा है पूर्वी पठार, जिसे हम बघेलखंड के नाम से भी जानते हैं। इन 3 बड़े हिस्सों को मोटे तौर पर समझने के बाद अब समय आ गया है थोड़ा और गहराई में जाने का। चलिए उन 7 सूक्ष्म यानी माइक्रो डिविजन्स पर बात करते हैं। आज का जो वर्तमान मध्य प्रदेश है वो मुख्य रूप से इन 7 भौगोलिक उपविभाजनों से मिलकर बना है। मध्य भारत का पठार बुंदेलखंड, मालवा, रीवा पन्ना, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार, हर एक हिस्से की अपनी एक अलग ही कहानी है, मिट्टी का अलग रंग है और अपनी एक खास पहचान है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मध्य उच्च प्रदेश की। ये उत्तर में यमुना नदी से लेकर दक्षिण में नर्मदा सोन घाटी तक एक विशाल त्रिकोण की तरह फैला हुआ है। जरा सोचिए, ये इतना बड़ा है कि पूरे राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2/3 हिस्सा इसी में आ जाता है। एक तरह से देखा जाए तो यही इस क्षेत्र की भौगोलिक रीढ़ है। अब इसी के अंदर आता है मध्य भारत का पठार। यहाँ चंबल नदी द्वारा बहाकर लाई गई एलुवियल या जलोढ़ मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी का इतना ज्यादा एरोजन यानी कटाव हुआ है कि यहाँ चंबल के वो मशहूर बीहड़ बन गए हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि यही मिट्टी सरसों की खेती के लिए एकदम परफेक्ट मानी जाती है। यहाँ से थोड़ा पूर्व की तरफ चलें तो आता है बुंदेलखंड का पठार। ये इलाका अपनी बेहद सख्त जमीन के लिए मशहूर है। ये प्री कैम्ब्रियन युग की बहुत पुरानी ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बना है और इसी कठोर जमीन पर स्थित है इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी, सिद्ध बाबा की चोटी, जिसकी ऊंचाई 1172 मीटर है। अब एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखिए, रीवा पन्ना का पठार। पश्चिम के मुकाबले यहाँ काफी ज्यादा बारिश होती है और यहाँ की मिट्टी लाल पीले रंग की है। लेकिन जो चीज इस जगह को पूरी दुनिया में खास बनाती है वो है यहाँ बिजावर सीरीज की चट्टानों में मिलने वाले बहुमूल्य हीरे। है ना कमाल की बात? चलिए अब बाकी के 4 क्षेत्रों पर भी एक क्विक नजर डाल लेते हैं। मालवा का पठार एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा है। उसके ठीक नीचे नर्मदा सोन घाटी है, जो एक गहरी खाई की तरह इस इलाके को बांटती है। बिल्कुल दक्षिण में सतपुड़ा मेकल श्रेणी आधे चांद की तरह फैली है और आखिर में पूर्व की ओर आता है बघेलखंड का पठार। इन उत्तरी पठारों के बीच के अंतर को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। आप आसानी से तुलना कर सकते हैं कि कैसे एक तरफ मध्य भारत में कम बारिश और जलोढ़ मिट्टी है तो दूसरी तरफ रीवा पन्ना में भारी बारिश और लाल पीली मिट्टी है।
ये हमें बताता है कि इस एक ही राज्य में कितनी जबरदस्त डाइवर्सिटी मौजूद है। जमीन की तो बहुत बात हो गई। अब जरा उन ताकतों की ओर मुड़ते हैं जो ऊपर से इस परिदृश्य को आकार देती हैं। चलिए महाद्वीपीय जलवायु यानी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के विज्ञान को समझते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, ये राज्य समुद्र तट से बहुत दूर है। इसी समुद्र से दूरी के कारण यहाँ कॉन्टिनेंटल इफेक्ट देखने को मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है मौसम का एक्सट्रीम होना। गर्मियों में तापमान 40 से 45 डिग्री तक झुलसा देने वाला हो जाता है और सर्दियों में यही गिरकर 10 से 18 डिग्री के बीच कड़ाके की ठंड पैदा करता है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है, आखिर भिंड का गोहद क्षेत्र पूरे राज्य में सबसे कम बारिश क्यों दर्ज करता है? इसका जवाब इसी एक्सट्रीम क्लाइमेट में छिपा है। जब तक मानसूनी हवाएं इस इलाके तक पहुंचती हैं, उनमें नमी लगभग खत्म हो चुकी होती है। इसी वजह से यहाँ सिर्फ और सिर्फ 55 सेंटीमीटर बारिश ही हो पाती है। अब हम आज के इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं, ऐतिहासिक संदर्भ और हमारा फाइनल टेक अवे। कोई भी जियोग्राफिकल जर्नी तब तक पूरी नहीं होती जब तक हम इतिहास के पन्नों को न पलट लें। आपको पता है, साल 2000 से पहले ये मैप और भी ज्यादा विशाल हुआ करता था। तब इसमें आज का छत्तीसगढ़ भी शामिल था। उस वक्त ये 7 नहीं बल्कि 9 भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ था। सोचिए, तब इसमें महानदी बेसिन और पौराणिक दंडकारण्य के जंगल भी शामिल थे, जिनकी ऐतिहासिक अहमियत बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि ये राज्य मुख्य रूप से एक पठारी जमीन है और इसका सीधा सा मतलब है गजब की स्थिरता। दुनिया के बाकी भूकंप वाले या ज्वालामुखी वाले अस्थिर इलाकों के मुकाबले ये प्राचीन भूभाग जियोग्राफिकली बेहद स्थिर और सुरक्षित है। कुल मिलाकर कहें तो इस प्राचीन जमीन की कहानी सच में हैरान करने वाली है। पश्चिम की चिलचिलाती गर्मी से लेकर पूर्व के लाल पीली मिट्टी तक और गोंडवाना की बेहद पुरानी चट्टानों से लेकर उत्तर के उपजाऊ मैदानों तक, ये सच में भारतीय प्रायद्वीप का सबसे स्थिर, जटिल और विविध हृदय है। आज हमने इसके शानदार अतीत और आज के भूगोल को समझा, लेकिन जाते जाते एक सवाल जो मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। जैसे करोड़ों सालों में प्रकृति ने इन चट्टानों को तराशकर बीहड़, पहाड़ और हीरे उगलने वाली खदानें बनाई हैं, वैसे ही आने वाले लाखों सालों के भूवैज्ञानिक बदलाव भारत के इस हृदय को कैसे नया आकार देंगे? जरा सोचिएगा। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।